हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग अंकित भाटी सर की दिल्ली पुलिस जीएस बुक को पढ़ रहे थे। इसमें पहला चैप्टर इतिहास है, जिसके क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं और आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद में वर्णित है? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, जाबलोपनिषद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। जो सत्यमेव जयते है वो हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। जो सत्यमेव जयते शब्द है वो हमारे देश का जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके नीचे देवनागरी लिपि में लिखा गया है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जो सत्यमेव जयते शब्द है उसको एक आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य की जीत। जो सत्यमेव जयते शब्द है इसका अर्थ होता है सत्य की जीत। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? जो वास्तुकला है उसमें जो पंचायत शैली है वो किस शब्द से संबंधित है? तो ऑप्शन है शहर, बाँध, कैसल, मंदिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंदिर। वास्तुकला में पंचायतन शैली शब्द मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली में एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वार घिरा होता है। जो एक प्रमुख मंदिर होता है जो केंद्र में होता है वो 4 अन्य मंदिरों के द्वार से घिरा होता है, उसको पंचायतन शैली बोलते हैं। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो जो कि मध्य प्रदेश में है में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर तथा देवगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर आदि प्रमुख है। जो पंचायतन शैली में जो मंदिरों का निर्माण होता है एक मंदिर केंद्र में होता है और जो 4 अन्य मंदिरों के जो द्वार होते हैं उससे घिरा होता है केंद्र वाला मंदिर। तो इस तरह के जो भी मंदिर हैं जैसे खजुराहो मध्य प्रदेश वाला मंदिर इस तरह से है और जो कंदरिया महादेव मंदिर है वो भी इसी तरह से है कि एक केंद्र में मंदिर है और जो 4 अन्य मंदिरों के जो द्वार से घिरा है वो इसी तरह के मंदिर को पंचायत शैली में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? ऑप्शन है जयपुर के जय सिंह प्रथम, जयपुर के जय सिंह द्वितीय, राम सिंह प्रथम, बिशन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर के जय सिंह द्वितीय। जो जयपुर के जय सिंह द्वितीय जो है उन्होंने जो दिल्ली में जंतर मंतर है उसका निर्माण करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 ईस्वी में हुआ था। जो दिल्ली का जंतर मंतर है तो उसका निर्माण वर्ष कब का है? 1724। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। जो दिल्ली का जंतर मंतर है वो एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त 4 अन्य जंतर मंतर हैं। जो दिल्ली का जो जंतर मंतर है उसके अलावा भी जो है वो चार अन्य जंतर मंतर हैं। तो एक है वाराणसी में, एक है जयपुर जो राजस्थान में, और एक है मथुरा में और एक है उज्जैन में। 4 जगह पे जंतर मंतर है, वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? नाट्यशास्त्र को किसने संकलित किया है? ऑप्शन है वेद व्यास, मनु,
अगस्त्य, भरत मुनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भरत मुनि। भरत मुनि ने जो नाट्यशास्त्र प्राचीन ग्रंथ है उसको संकलित किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया है। महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। जो महर्षि वेद व्यास हैं उन्होंने महाभारत की रचना की हुई है। मनु ने मनुस्मृति की रचना की है। जो मनु हैं उन्होंने मनुस्मृति की रचना की है। महर्षि अगस्त्य को सप्तऋषियों में से एक माना जाता है। जो महर्षि अगस्त्य हैं उनको सप्तऋषियों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, राजशेखर, जयदेव, पद्मगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा है। चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो जो कि एक महाकाव्य है उसको लिखा है। यह महाकाव्य चौहान वंशीय राजा पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। जो पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है वो किस राजा के जीवन पर आधारित है? वो है पृथ्वीराज चौहान। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि तथा उनके बचपन के मित्र थे। जो चंद्रबरदाई हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य लिखा है वो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और उनके बचपन के मित्र थे। वे युद्ध के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। जो पृथ्वीराज रासो हैं वो युद्ध के समय जो वीर रस की कविता होती थी उससे वो सेना को प्रोत्साहित करते थे। पृथ्वीराज रासो हिंदी की पहली रचना है। जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी की पहली रचना है। इसे हिंदी का सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है। इसमें लगभग 10,000 से अधिक छंद हैं। जो पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है उसको सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना जाता है जिसमें लगभग 10,000 से अधिक छंद है। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल द्वारा लिखा गया अकबरनामा कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऑप्शन है 2, 3, 5, 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। जो अबुल फजल के द्वारा जो लिखा गया है अकबरनामा वो कितनी पुस्तकों में विभाजित है? 3। अकबरनामा में मुगल सम्राट अकबर के जीवन की घटनाओं और उसके शासनकाल का वर्णन मिलता है। जो अबुल फजल के द्वारा जो लिखा गया अकबरनामा है उसमें जो मुगल के सम्राट थे अकबर उनके जीवन का की घटनाओं और उनके जो भी शासनकाल है इसका वर्णन उसमें मिलता है। यह उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबुल फजल द्वारा लिखी गई है जो अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। जो अबुल फजल हैं वो अकबर के नवरत्नों में से एक है। यह किताब फारसी में लिखी गई है जो मुगलों की मातृभाषा थी। जो यह अकबरनामा है अबुल फजल के द्वारा जो लिखा गया है यह फारसी में लिखा गया है और जो मुगलों की जो मातृभाषा थी वो थी फारसी। इसमें अकबर के जीवन और समय का विस्तृत विवरण शामिल है। जो अकबरनामा है उसमें अकबर के जीवन और उसके समय का जो भी घटना घटा है उसमें लिखा हुआ है। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया है। अकबरनामा को 3 खंडों में विभाजित किया गया है। पहला अकबर के पूर्वजों के बारे में है, दूसरा अकबर के शासनकाल के बारे में है और तीसरा आईना-ए अकबरी है। जो 3 खंड में विभाजित है अकबरनामा उसमें जो पहला पार्ट है उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है और जो दूसरा पार्ट है उसमें अकबर के शासनकाल के बारे में बताया गया है और जो तीसरा है वो आईने अकबरी है। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? जो मोरक्को का यात्री है इब्न बतूता वो किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता
मोरक्को का एक यात्री था। जो इब्न बतूता है वो मोरक्को का एक यात्री था। वह 1333 ईस्वी में मध्य एशिया के रास्ते होकर सिंध पहुंचा था। जो मोरक्को का यात्री इब्न बतूता है वो 1333 ईस्वी में मध्य एशिया के रास्ते से होकर सिंध पहुंचा था। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। जिस समय इब्न बतूता भारत आया था उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी बना दिया। इब्न बतूता की जो विद्वता से प्रभावित होकर जो दिल्ली का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने दिल्ली का काजी बना दिया उसको। इब्न बतूता ने अपनी यात्राओं का वर्णन अपनी किताब उल रिहला में किया है। जो इब्न बतूता के द्वारा जो किताब लिखी गई है किताब उल रिहला, उसमें उसने अपने यात्रा के बारे में वर्णन किया है। इब्न बतूता को मध्यकाल का महानतम मुस्लिम यात्री कहा जाता है। जो इब्न बतूता है उसको मध्यकाल का महानतम मुस्लिम यात्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से किसने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था? ऑप्शन है अल-बरूनी, जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज, इब्न सीना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी है जिन्होंने अपना पहला इतिवृत्त 1356 में लिखा था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला इतिवृत्त वर्ष 1356 में लिखा था। वह दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह के शासनकाल में एक राजनीतिक विचारक थे। जो जियाउद्दीन बर्नी है वो दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह के शासनकाल में एक राजनीतिक और विचारक थे। इनकी दो सबसे प्रसिद्ध कृतियों में तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी शामिल है। जो जियाउद्दीन बर्नी हैं उनकी दो प्रसिद्ध कृतियां हैं, जिसमें एक पहला है तारीख ए फिरोज शाही और दूसरा है फतवा ए जहांदारी। अगला क्वेश्चन है, किताब उल रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, अल बरूनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। किताब उल रेहला पुस्तक इब्न बतूता द्वारा लिखी गई है। यह एक यात्रा वृतांत है जिसमें अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखा गया है। जो किताब उल रेहला है वो इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है, जिसमें इब्न बतूता ने अपनी जो भी यात्रा रही उसमें अपने अनुभव के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ऑप्शन है कुर्दी, पश्तो, उर्दू, तुर्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्की। जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा वो किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। जो बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा वो तुर्की भाषा में तुजुक ए बाबरी के नाम से लिखी गई है। किताब का नाम है तुजुक ए बाबरी। बाबरनामा में बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया है। जो बाबरनामा पुस्तक है उसमें बाबर ने अपने जीवन के जो भी घटनाएं हैं उसको विस्तार से वर्णन किया है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा जीवन में लड़े गए युद्धों की जानकारी प्राप्त होती है। जो बाबरनामा किताब है उसमें जो भी बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध हैं उसकी जानकारी मिलती है। बाबरनामा में बाबर द्वारा पानीपत, खानवा, चंदेरी आदि के युद्धों में अपनाई गई तुलुगमा युद्ध प्रणाली व अन्य युद्ध नीतियों का सही से वर्णन किया गया है। जो बाबर द्वारा लिखी गई किताब जो बाबरनामा है उसमें बाबर के द्वारा जो भी युद्ध लड़े गए, पानीपत, खानवा और चंदेरी के जो भी युद्ध थे और उन युद्धों में
बाबर द्वारा जो अपनाई गई तुलुगमा युद्ध प्रणाली है उसके बारे में जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, अबुल फजल इब्न मुबारक, मलिक मोहम्मद जायसी, अमीर खुसरो। जो मध्यकाल में जो एक महाकाव्य है पद्मावत, उसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत महाकाव्य चित्तौड़ के महान राजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कहानी है। जो पद्मावत है उसमें जो कहानी लिखी गई है उसमें चित्तौड़ के महान राजा रतन सिंह रावल और रानी पद्मावती की कथा का वर्णन है, जिसमें रानी पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य और बुद्धिमानी, युद्ध नीतियों आदि का वर्णन किया गया है। जो पद्मावत महाकाव्य है उसमें जो पद्मावती जो रानी है चित्तौड़गढ़ की, उनके सौंदर्य के और बुद्धिमत्ता के बारे में और जो भी युद्ध की नीतियां हैं उसका वर्णन किया गया है। पद्मावत मनसवी शैली में रचित एक प्रबंध काव्य है। जो पद्मावत महाकाव्य है वो कौन सी शैली में रचित है? मनसवी शैली में, जिसमें चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण तथा रानी पद्मावती के जौहर का वर्णन है। जो पद्मावत महाकाव्य है उसमें जो चित्तौड़ पर जो आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और जो रानी पद्मावती हैं उनके जौहर का वर्णन मिलता है। रानी पद्मावती ने जो जौहर किया था उसके बारे में जो पद्मावत महाकाव्य है उसमें मिलता है। इसके अतिरिक्त मलिक मोहम्मद जायसी की अन्य रचनाएं हैं कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, अखरावट। जो पद्मावत के जो लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, उनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे है कहरनामा, मसलानामा, आखिरी कलाम, अखरावट। अगला क्वेश्चन है, 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? जो 1192 ईस्वी का जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, सैफ अल दीन सूरी, मोहम्मद इब्न सूरी, शेरशाह सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में जो तराइन का युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया। तराइन के प्रथम युद्ध में चौहान राजा पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। जो तराइन का युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, उसमें जो है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1191 ईस्वी का जो तराइन का युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और जो 1192 ईस्वी में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। 1192 के तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के हाथों पराजित होना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान को व्यापक रूप से अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। जो पृथ्वीराज चौहान है उनको अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डैश की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी? ऑप्शन है फारसियों, अरबों, तुर्कों, अफगानियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्कों। तुर्कों की जीत ने भारत में दिल्ली सल्तनत की आधारशिला रखी। दिल्ली सल्तनत का जो काल शुरू हुआ वो तुर्कों की जीत के बाद शुरू हुआ। मुस्लिम आक्रमणों के बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। जब मुस्लिम आक्रमण हुए तभी दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी।
दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी में गौरी के एक तुर्क गुलाम थे। जो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1206 से 1210 ईस्वी तक गौरी के एक तुर्क गुलाम थे। वो गौरी के गुलाम थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना तुर्की मुसलमानों ने की थी। जो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तुर्की मुसलमानों ने। दिल्ली सल्तनत के शमसी वंश का प्रमुख शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। दिल्ली सल्तनत का जो प्रमुख शासक था वो कौन था? शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और जो इल्तुतमिश था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। जो इल्तुतमिश है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन किया। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो इल्तुतमिश है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन तुर्की शासक था जिसने 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था? ऑप्शन है तैमूर लंग, शाहरुख मिर्जा, गुयूब खान, चंगेज खान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तैमूर लंग। तैमूर लंग ने ही 1398 ईस्वी में लूट के इरादे से भारत पर आक्रमण किया था और वो तुर्की शासक था। तुर्की शासक तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय आक्रमण किया था। तैमूर को पश्चिमी साहित्य में तैमूरलेन भी कहा जाता है। यह समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। जो तैमूर लंग है वो एक समरकंद का एक तुर्क सम्राट था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गौरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें किस युद्ध की दूसरी लड़ाई 1192 पृथ्वीराज चौहान हार गए और उनके अन्य राज्य पर कब्जा कर लिया गया? तो ऑप्शन है कन्नौज, पानीपत, प्लासी, तराइन। तो 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तराइन का युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ, जिसमें तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया। जो 1191 ईस्वी में जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था और जो 1192 ईस्वी में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया। तराइन का प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य वर्ष 1191 में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर ने दिल्ली पर किस वर्ष आक्रमण किया? ऑप्शन है 1395, 1396, 1397, 1398। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1398। 1398 ईस्वी में ही तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर ने दिल्ली पर वर्ष 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नसीरुद्दीन के शासनकाल के दौरान किया था। जो तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया था? 1398 ईस्वी में। और उस समय जो तुगलक वंश के जो अंतिम राजा थे जो नसीरुद्दीन थे उनके दौरान ही तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया। तैमूर एक तुर्क मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। तैमूर जो है वो एक मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तैमूर साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया है? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनी, तैमूर लंग, मोहम्मद गौरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महमूद गजनी।
महमूद गजनी ने जो भी हमले किए हैं उसमें उसने सोमनाथ मंदिर और जो भी अन्य मंदिरें हैं उनको 17 बार लूटा और नष्ट किया है। सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में महमूद गजनी ने नष्ट कर दिया था। जो सोमनाथ का मंदिर है उसको 1025 ईस्वी में महमूद गजनी ने नष्ट कर दिया था। मूर्ति को तोड़ने से लेकर यहाँ पर चढ़े सोने चांदी के सभी आभूषणों को लूट लिया गया था। जो महमूद गजनवी के द्वारा जो लूट मची थी, जो सोमनाथ मंदिर को उसने 1025 ईस्वी में लूटा था, उसमें जो भी सोने के चढ़े या चांदी के जो भी आभूषण थे उनको भी लूट लिया था। महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। जो महमूद गजनी है वो 1000 से 1027 तक भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की संस्थागत रूप में लागू किया गया था? जो एकता प्रणाली है वो दिल्ली सल्तनत के काल में किसके द्वारा लाया गया? ऑप्शन है इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा ही एकता प्रणाली की शुरुआत की गई। दिल्ली सल्तनत के शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा एकता प्रणाली की शुरुआत की गई। एकतादारी प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण साधन था। जो एकता प्रणाली है वो केंद्रीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन था। एकतादारी प्रणाली सुल्तानों और कुलीनता के बीच क्षेत्रों के विभाजन पर आधारित थी। इसमें भूमि को छोटे भागों में विभाजित करके उसे रसोइयों, अधिकारियों और सैनिकों को दिया गया था। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। जो इल्तुतमिश का शासनकाल है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा। इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने लाहौर के बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है। जो इल्तुतमिश है उसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसके बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में माना जाता है? जो दिल्ली सल्तनत काल की अवधि है वो कब से कब तक है? तो इसका ऑप्शन है 1006 से 1326, 1106 से 1326, 1206 से 1526, 1606 से 1826। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1206 और 1526। तो 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत काल रहा। 1206 से 1526 ईस्वी तक के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर मुख्यतः 5 राजवंशों ने शासन किया है। जो दिल्ली सल्तनत है उस पर 5 राजवंशों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? जो दिल्ली सल्तनत का जो काल है उसका सही क्रम क्या है? तो पहला ऑप्शन है गुलाम तुगलक खिलजी लोदी। दूसरा ऑप्शन है गुलाम खिलजी तुगलक लोदी। तीसरा ऑप्शन है गुलाम लोदी खिलजी तुगलक। चौथा ऑप्शन है तुगलक खिलजी गुलाम लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुलाम खिलजी तुगलक लोदी। और इसका जिसको दिल्ली सल्तनत काल याद नहीं होता है उसकी एक ट्रिक है, आप लोग उससे याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक हो जाएगा गुलाब खिले तो सांस लो। तो इसका ट्रिक है गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से हो जाएगा गुलाम वंश, खिले से हो जाएगा खिलजी वंश, तो से हो जाएगा तुगलक वंश, और सास से हो जाएगा सैयद वंश, और लो से हो जाएगा लोदी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो, ये उसका ट्रिक हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों ने शासन किया। जो दिल्ली सल्तनत काल है
उस पर 5 वंशों ने शासन किया है, जिसका सही क्रम इस प्रकार है, जो कि पहला है गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा है लोधी वंश। और इसको याद करने की ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन गुलाम वंश का संस्थापक था जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था? ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद शाह, इल्तुतमिश, मुइजुद्दीन बहराम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो गुलाम वंश का संस्थापक है और जो पहले मोहम्मद गौरी का सेनापति था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी साम्राज्य के सुल्तान मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी जो कि गौरी साम्राज्य का सुल्तान था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। ऐबक का राज्य अभिषेक जून 1206 ईस्वी में हुआ था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसका राज्य अभिषेक कब हुआ था? जून 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। उन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। जो कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में है उसका निर्माण उन्होंने बख्तियार काकी के सम्मान में करवाया था। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। ऑप्शन है बुरहानपुर, कटक, अजमेर, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजमेर। तो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है जो सबसे पुरानी मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो राजस्थान के अजमेर में स्थित एक मस्जिद है। यह भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो भारत की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उस मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था? ऑप्शन है 6, 4, 5 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। तो दिल्ली सल्तनत काल के दौरान कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंश। 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर 5 वंशों ने शासन किया था। ये वंश निम्नलिखित हैं। जो दिल्ली के जो 5 वंश जिन्होंने दिल्ली सल्तनत काल में शासन किया था उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला है गुलाम वंश जो कि 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला, जिसमें पहला शासक बने थे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 ईस्वी तक। फिर दूसरे बने शमसुद्दीन इल्तुतमिश जो कि 1210 से 1236 ईस्वी। फिर उसके बाद रजिया सुल्तान जो कि 1236 से 1240 तक। और उसके बाद गियासुद्दीन बलबन जो कि 1265 से 1286 ईस्वी तक। फिर दूसरा वंश चला खिलजी वंश जो कि 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा, जिसमें पहला शासक बने जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक। और दूसरा शासक बने अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1296 से
1316 ईस्वी तक। और जो तीसरा वंश है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक रहा। और इसमें जो पहले शासक बने वो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि 1326 से 1325 ईस्वी तक। और मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351 ईस्वी तक। और अगले जो शासक हैं फिरोज शाह तुगलक, जो कि 1351 से 1388 ईस्वी तक। और जो अगला वंश है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक रहा। और इसके पहले शासक बने थे खिज्र खान, जो कि 1414 से 1421 ईस्वी तक। और अगले जो कि शासक हैं मुबारक शाह, वो हैं 1421 से 1434 ईस्वी तक। और अगले हैं मोहम्मद शाह, जो कि 1434 से 1445 ईस्वी तक। और अगले अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1445 से 1451 ईस्वी तक रहे। और अगला वंश है लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। और जो इसके पहले शासक थे वो हैं बहलोल लोधी, जो कि 1451 से 1489 ईस्वी तक। और दूसरे हैं सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक। और अगले जो हैं वो इब्राहिम लोधी, जो कि 1517 से 1526 ईस्वी तक रहे। अगला क्वेश्चन है, रजिया निम्नलिखित में से किस वंश में दिल्ली सुल्तान बनी थी? ऑप्शन है 1238, 1234, 1232, 1236। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1236। 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान, जो कि दिल्ली की सुल्तान बनी थी। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत और भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। जो रजिया सुल्तान है वो दिल्ली सल्तनत की और पूरे भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। जो रजिया सुल्तान थी वो इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया ने प्रशासनिक सुधार किए तथा न्यायिक और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी गई। 1240 ईस्वी में कैथल के निकट रजिया की हत्या कर दी गई। 1236 ईस्वी में वो सुल्तान बनी और 1240 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? ऑप्शन है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी। जो दिल्ली सल्तनत के तीसरे शासक थे शमसुद्दीन इल्तुतमिश, उनकी पुत्री थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया। रजिया सुल्तान की मां का नाम तुर्कान खातून था। तुर्कान खातून दिल्ली सल्तनत के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री थी। जो दिल्ली के जो पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उनकी पुत्री थी तुर्कान खातून और रजिया सुल्तान की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी? ऐसा कौन सा राज्य है जो दिल्ली सल्तनत काल का बहुत कम समय के लिए राजधानी बनाया गया था? तो ऑप्शन है देवगिरी, जयपुर, कुरुक्षेत्र, अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवगिरी। देवगिरी जो कि दिल्ली सल्तनत काल में बहुत थोड़े समय के लिए राजधानी बनाया गया था। देवगिरी दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने दिल्ली से राजधानी बदलकर देवनागरी की और इसका नाम बदल के दौलताबाद रखा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को देवगिरी ले जाने का आदेश दिया था, लेकिन यह स्थानांतरण विफल रहा तथा राजधानी वापस दिल्ली आ गई।
जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी ले जाने के लिए आदेश दिया, लेकिन यह स्थानांतरण जो रहा वो विफल रहा और फिर से जो राजधानी वो दिल्ली वापस आ गई। दौलताबाद आधुनिक महाराष्ट्र में है। जो उस समय जो देवगिरी राजधानी बनी थी, जिसका नाम बाद में दौलताबाद हो गया, वो अभी वर्तमान में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी सैन्य अभियान का नेता कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी के जो दक्षिणी सैन्य अभियान थे, उसका नेता कौन था? ऑप्शन है मलिक काफूर, अदम खान, मलिक सरवर, महमूद गवान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी सैन्य अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, उनके दक्षिण के जो भी सेना अभियान थे, उसका नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर ने। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। जो मलिक काफूर है, उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। मलिक काफूर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना का सेनापति था। जो मलिक काफूर है, वो जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उनका सेनापति था। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में चलाए गए अभियान, मलिक काफूर के द्वारा जो भी दक्षिण भारत में चलाए गए अभियान है, उनको हम लोग देखेंगे। पहला है, पहला आक्रमण तेलंगाना क्षेत्र में वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध था। जो मलिक काफूर के द्वारा जो भी आक्रमण हुए, वो पहला था तेलंगाना क्षेत्र में, जो कि वारंगल के जो शासक थे रुद्रदेव प्रताप, उनके विरुद्ध था। और जो दूसरा अभियान चलाया गया, वो था समुद्र और मालाबार के खिलाफ। जो कि मलिक काफूर के द्वारा जो दूसरा अभियान चलाया गया था, वो समुद्र और मालाबार के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में चोर मीनार किसने बनवाई थी? जो दिल्ली के हौज खास इलाके में जो चोर मीनार है, वो किसने बनवाई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब, फिरोज शाह तुगलक, अकबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चोर मीनार या टावर ऑफ थीव्स एक 13वीं शताब्दी की मीनार है, जिसमें 225 छेद है। एक मीनार है जो कि चोर मीनार, जिसको टावर ऑफ थीव्स भी बोल सकते हैं, वो 13वीं शताब्दी में बनी थी, जिसमें कितने छेद हैं? 225 छेद हैं। इसका निर्माण खिलजी वंश के शासन काल में हुआ था। जो चोर मीनार है, इसका निर्माण खिलजी वंश के शासन काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? ऑप्शन है खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद, तुगलकाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जामा मस्जिद। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल काल में हुआ था। जो जामा मस्जिद है, वो मुगल काल में बनाया गया था। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने करवाया था। जो जामा मस्जिद है, उसका निर्माण किसने करवाया था? मुगल शासक शाहजहां ने। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। जो तुगलक वंश का संस्थापक था, वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश में 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। जो तुगलक वंश है, उसमें 3 महत्वपूर्ण शासक हुए थे। पहला है गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन मुद्रा चलाई थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा का प्रचलन किया था। जो दिल्ली के सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, उन्होंने टोकन मुद्रा का प्रचलन किया था। टोकन मुद्रा के जरिए व्यापार को आसान बनाना और दुर्लभ धातुओं पर निर्भरता कम करना था। टोकन मुद्रा के जरिए व्यापार को आसान बनाना
और दुर्लभ धातुओं पर निर्भरता कम करना था। टोकन मुद्रा में जीतल तांबे का सिक्का और टका चांदी का सिक्का जैसे सिक्के थे। जो टोकन मुद्रा थी उसमें जीतल यानी कि जो तांबे का सिक्का बनता था उसको वो जीतल से बनता था, और टका जो था वो चांदी का सिक्का जैसे सिक्के थे। और आपका ये होमवर्क क्वेश्चन हो जाएगा, तुगलक वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? जो तुगलक वंश है उसके बाद किस वंश ने शासन किया था? तो इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।